हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। ठीक है ना। तो देखिए, अब हम लोग गॉस का नियम पढ़ चुके हैं। गॉस का नियम क्या होता है? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, यही गॉस का नियम होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉसियन पृष्ठ और उसकी विशेषताएं। ये आपके एग्जाम में 1-2 नंबर का सवाल पूछ लेता है कि बताइए कि गॉसियन पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ खींचते थे वो बंद पृष्ठ होता था, क्योंकि गॉस का नियम तभी लागू होगा जब पृष्ठ क्या होगा? बंद होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। ठीक है ना। यहां पर गॉसियन पृष्ठ के बारे में जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। तो अगर आपकी हेडिंग है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, तो आप पहले ही हेडिंग डालेंगे गॉसियन पृष्ठ। तो जब गॉसियन पृष्ठ हेडिंग डालेंगे तो इसमें लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि गॉसियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। गॉसियन पृष्ठ जो होता है, गॉसियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। बंद पृष्ठ होता है जिससे होकर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय क्षेत्रों की क्षेत्र की गणना की जाती है। क्षेत्र की गणना की जाती है। तो ये हो गया गॉसियन पृष्ठ का परिभाषा। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। स्वच्छ मतलब अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं, और लेकिन इसकी शर्त क्या है कि यह पृष्ठ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो गॉसियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ? स्वेच्छा से ले सकते हैं, लेकिन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये ऐसा पृष्ठ है, इससे हो करके हम चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की गणना करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ किसके लिए मानते हैं? किसके लिए? स्वेच्छा से हम कोई काम करते हैं तो भी तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है। तो यहां पर गॉसियन पृष्ठ हम स्वच्छ बंद पृष्ठ लेते हैं। तो उस क्यों लेते हैं? ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए, उनकी गणना करने के लिए हम इसको स्वच्छ बंद पृष्ठ को क्या करते हैं? खींचते हैं। तो अगर कोई पूछे गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तो कहेंगे कि गॉसियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है जो कि जिससे होकर हम चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की गणना करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हो या वैद्युत पढ़ रहे हो तो केवल वैद्युत क्षेत्र की ही गणना इससे की जाएगी। इससे चुंबकीय क्षेत्र की भी गणना की जा सकती है और गुरुत्वीय क्षेत्र की भी गणना की जा सकती है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? गॉसियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है जिससे होकर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की गणना की जाती है। भाई सारे लोग जुड़ जाओ। अभी कहाँ, अभी बाकी लोग कहाँ हैं? और लोग जोड़ो। 30-31 लोग जुड़ते हो ना, तो शुरू से यार जुड़ा करो, शुरू से लास्ट तक देखा करो। बीच में आते हो, चट्टे कमेंट करके भाग जाते हो, कैसे समझ में आएगा? मेहनत से पढ़ाई करो और सभी शुरू से जुड़ करके और लास्ट तक जुड़े रहो और मेहनत से देखो, उसको समझो, कॉपी किताब सामने रख करके पढ़ाई भी करो। ठीक है, चलिए
अब इसकी विशेषताएं लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम इसकी दूसरी हेडिंग लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। तो ये हो जाएगा गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। ठीक है, अब चलिए गॉसियन पृष्ठ की जो विशेषताएं हैं क्या होती हैं। तो एक चीज जान लीजिए कि गॉसियन पृष्ठ की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसको आप लिख दीजिए, गॉसियन पृष्ठ की लाइट भाग गया है, थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्योंकि उतनी लाइट हम लगा लिए हैं। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं निम्न हैं, की विशेषताएं निम्न हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी निम्नलिखित है। तो सबसे नंबर 1, तो गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर के जाना चाहिए जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र निकालना है। तो ये नहीं स्वेच्छा से खींचना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ मर्जी वहीं से खींच दीजिए। तो इसके लिए 3 शर्तों की या 3 विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं होनी चाहिए तभी वो गॉसियन पृष्ठ माना जाएगा, अन्यथा गॉसियन पृष्ठ नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला चीज, तो गॉसियन पृष्ठ की पहली विशेषता ये है कि गॉसियन पृष्ठ जो उस बिंदु से होकर के जाना चाहिए जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहां पर लिख देंगे गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए, चाहे गुजरना चाहिए सही रहेगा, गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये हो गया आपका। ठीक है ना, गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहला शर्त इसका ये है। कभी कभी गॉसियन पृष्ठ की शर्तें भी कह देता है। तो गॉसियन पृष्ठ कहां से गुजरना चाहिए, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहीं से गॉसियन पृष्ठ गुजरना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि गॉसियन पृष्ठ जो है बंद होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए, जैसा कि हम पहले इसके में पहले लिखा दिए हैं। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो बंद पृष्ठ होना इसलिए चाहिए क्योंकि बंद परिबद्ध आवेश तभी होगा ना, होना चाहिए। तीसरा जो है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो आपको समझ में आए। गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ होता है, तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ कहां से गुजरना चाहिए, उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब बात आती है कि गॉसियन पृष्ठ भाई स्रोत के सममित होना चाहिए। तीसरा का जो है गॉसियन पृष्ठ क्या होना चाहिए, स्रोत के, वैद्युत स्रोत या जो भी स्रोत आप रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा किसके कारण, वैद्युत आवेश के कारण। तो स्रोत का काम कौन करेगा, वैद्युत आवेश।
ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा? चुंबक के कारण, तो उसका स्रोत चुंबक होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा? पृथ्वी के कारण, तो उसका स्रोत क्या होगी? पृथ्वी होगी। तो जो भी स्रोत हो उसके चारों ओर सममित होना चाहिए। सममित का मतलब कि चारों तरफ उसकी दूरी जो है स्रोत से क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो यहां पर एक हम धन क्यू आवेश ले लिए, तो इसके चारों ओर बंद पृष्ठ जो आप लेंगे, इसकी दूरी इस स्रोत से बराबर होगी, तभी यह सिमेट्रिक होगा, तभी यह क्या होगा? सममित होगा। अब देखो यहां पर इस स्रोत धन क्यू से ये बंद पृष्ठ की दूरी सब जगह क्या है? समान है। तो यह स्रोत के क्या है? यह जो बंद पृष्ठ है यह स्रोत के सममित है। अगर यही हम कह देते कि ऐसे हम ले लें, तो अब बताओ ये जो दूसरा गोला हम बनाए हैं इसकी दूरी जो है पृष्ठ की यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है, तो यह स्रोत के सममित नहीं है। ये नहीं कि आपको कह दिया गया कि स्वेच्छ बंद पृष्ठ, तो स्वेच्छा से जहां मन करेगा वहीं खींच देंगे, नहीं। स्वेच्छा से आप बंद पृष्ठ खींचेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह स्रोत से सममित हो, यानी स्रोत से उसकी हर पृष्ठ की हर अवयव की जो दूरी है वो क्या हो? लगभग समान हो या बैलेंस हो। समान हो या ना हो, बैलेंस हो, ठीक है ना। तो यहां सममित का मतलब ये मत सोचिएगा कि अब गोला है तो समान है। बेलन रहता तो स्रोत एकदम बेलन के सेंटर पर रहता, ये कहने का मतलब है। तो सममित का मतलब यही होता है कि स्रोत एकदम उसके केंद्र बिंदु पर होना चाहिए, जो उसको बैलेंस रखे, वहां से वो पूरे जो बंद पृष्ठ है उसको बैलेंस रखे। समझ में आए ना। जैसे गुरुत्व केंद्र पढ़े होंगे कि एक ऐसा प्रत्येक वस्तु का एक केंद्र ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसका सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है, बैलेंस वहां से बन जाता है। तो सममित होने का मतलब भी यही हुआ। जैसे मैं आपको एगो बेलन बना दिया, तो यहां पर जो इसका जो केंद्र होगा ये लगभग यहां पर होगा। तो अब यहां से इसकी दूरी और इसकी दूरी और इस पृष्ठ की दूरी ये बराबर नहीं है, लेकिन यह जो बिंदु है इस बिंदु के चारों ओर स्रोत क्या है? सममित है। तो सममित का मतलब समझ जाइएगा कि स्रोत ऐसे जगह पर होना चाहिए पृष्ठ के कि वह पूरे पृष्ठ को क्या करे? बैलेंस करे। बैलेंस का मतलब समझते हैं ना? सममित करे, सिमेट्रिक हो। तो सिमेट्रिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होना चाहिए? स्रोत के सममित होना चाहिए, स्रोत के सममित होना चाहिए। ये तीसरी शर्त है, सममित होना चाहिए। ये हो गया गॉसियन पृष्ठ स्रोत के सममित होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए गॉसियन पृष्ठ और उसकी विशेषताएं, ठीक है। बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये चीज अगर नहीं समझेंगे तो गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीज जान लीजिए, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ एक स्वेच्छ बंद पृष्ठ होता है जिससे होकर के वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की गणना की जाती है। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं क्या है? गॉसियन पृष्ठ की 3 विशेषताएं हैं। यह बंद पृष्ठ होना चाहिए और यह उस बिंदु से होकर के जाना चाहिए जिस बिंदु पर हमको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यह उसी बिंदु से होकर जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा का जो है यह स्रोत के सममित होना चाहिए। स्रोत के जो ये स्रोत है यह पृष्ठ उसके चारों ओर बैलेंस होना चाहिए, जरूरी है। सममित का मतलब बराबर दूरी पर नहीं। हाँ, बराबर दूरी पर है तो सममित होगा, लेकिन कभी कभी ऐसी आकृतियां आ जाती हैं, जैसे आपका बेलन आ गया और भी कुछ आ जाएगा, तो वहां पर ये स्रोत के सममित होगा। तो वहां पर क्या होगा? हर जगह दूरी समान नहीं होगी, लेकिन स्रोत ऐसी जगह पर होगा जो इस पूरे पृष्ठ को क्या करेगा? बैलेंस रखेगा। बैलेंस रखने का मतलब संतुलित रखेगा। तो यह जो है तीसरा का जो है गॉसियन पृष्ठ स्रोत के क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगला इसका जो है टॉपिक पढ़ते हैं, गॉसियन पृष्ठ के अनुप्रयोग। गॉसियन पृष्ठ के अनुप्रयोग में जो है सबसे पहला अनुप्रयोग पढ़ते हैं।
तो गॉसियन पृष्ठ हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषता पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉसियन पृष्ठ की विशेषता। लेकिन गॉसियन पृष्ठ की विशेषता गॉसियन पृष्ठ की विशेषता पढ़ चुके हैं, गॉसियन पृष्ठ का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। लेकिन अनुप्रयोग पढ़ने से पहले आपको 3 बात जानना जरूरी है। 3 बात जानना जरूरी है, वो 3 हेडिंग है और वो छोटी छोटी हेडिंग है, उनको जानेंगे तभी आप गॉसियन पृष्ठ के अनुप्रयोग को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व दिखाई दे रहा है ना, ज्यादा हाइट नहीं है, चलिए ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ये हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। तो देखिए वो, ये रेखीय आवेश घनत्व तो हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो जैसे इसकी परिभाषा दी जाती है, किसी तार के, रेखीय है ना, तो एक तार की बात कर रहा है। तार कैसा होता है, एक रेखा की तरह पतला तार होता है, तो एक रेखा की तरह होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व, उस पर तार पर आवेश अगर विद्यमान है तो उसका रेखीय आवेश घनत्व मिलेगा आपको, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है एक किसी आवेशित तार के, आवेशित तार के आवेशित, ये गड़बड़ लिखा गया है, आवेशित तार के, किसी आवेशित तार के प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर इसके परिभाषा को एक बार देख लीजिए। किसी आवेशित तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं? उपस्थित आवेश की मात्रा को तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब एक थे अगर तैयार हो जाएगा ना, तो बाकी तीनों तैयार हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक ही जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा सा उनको अंतर कर देना है। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। अब अगर मान लीजिए लैम्डा का हमको सूत्र बनाना रहे, तो आवेश को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका मतलब कि लैम्डा किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा। लेकिन प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ना, तो जिसके आगे प्रति एकांक आ जाता है परिभाषा में, उसका क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो यहां पर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई यल। तो यहां पर सूत्र बन जाएगा लैम्डा बराबर क्यू बाई यल। एकांक लंबाई यल को 1 कर देंगे, तो ये क्यू किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अगर तार की लंबाई को एकांक कर दें, 1 कर दें, तो यह आवेश जो होगा वो लैम्डा के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और वही चीज परिभाषा में बोला है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उसका हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व तार का कहते हैं, लैम्डा कहते हैं।
तो जो प्रति एकांक कहा है उसका सूत्र में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q बाई L। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा वो, ये आवेश का मात्रक है कूलाम, आइए बटे लंबाई का मात्रक है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये तो है पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व, यानी एक तार जो कि रेखा के तरह है तो उस पर जो आवेश का घनत्व है, डेंसिटी है। अब घनत्व का सूत्र पढ़े भी हो ना, आयतन वाला घनत्व पढ़े हो, द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये रेखीय वाला पढ़ो ना, तो रेखीय वाला क्या हो जाएगा, अब आवेश घनत्व है, ये द्रव्यमान घनत्व नहीं है कि द्रव्यमान बटे आयतन करोगे, आवेश घनत्व है, तो आवेश बटे, अब रेखीय आवेश कह रहा है तो लंबाई, पृष्ठीय आवेश कहेगा तो क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, आयतन आवेश कहेगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो जैसे आप द्रव्यमान का आयतन घनत्व निकालते हो रो बराबर m बाई v, ठीक है ना, वैसे ये भी है, बशर्ते वहां द्रव्यमान का घनत्व यहां नहीं है, यहां क्या है, आवेश का घनत्व है, तो Q बाई, यहां से देखो रेखीय है तो L, पृष्ठ आवेश घनत्व रहेगा तो पृष्ठ का एरिया होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों, तो क्षेत्रफल A हो जाएगा। आयतन आवेश घनत्व कहेगा तो यहां पर भी हो जाएगा, कोई परिवर्तन विशेष नहीं करना है, थोड़ा सा परिवर्तन है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा वाला इसमें पढ़ते हैं। एक तो हो गया रेखीय आवेश घनत्व, इसी तरह का पृष्ठ आवेश घनत्व भी पढ़ लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी किसी पृष्ठ पर आवेश का कितना घनत्व होगा, ये हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो होगा वो कितना होगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे। अब यहां कोई तार लिए थे, अब यहां पर तार नहीं लेंगे, यहां पर पृष्ठ लेंगे। अब यहां पर आवेशित तार लिए थे तो यहां आवेशित पृष्ठ ले लेंगे, या पृष्ठ कह दो, पृष्ठ पर जब आवेश लिखोगे आ रहा है तो आवेशित हो ही जाएगा। तो लिखेंगे किसी पृष्ठ के बस यहां तार की जगह पर पृष्ठ हो जाएगा। अब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक, अब यहां पर लंबाई था तार की तो पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ये हो गया ना वो। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यहां पर तार के प्रति एकांक लंबाई पर था, यहां पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर है, ठीक है ना। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसको तो लैम्डा से प्रदर्शित करते थे, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसको जो है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे पृष्ठ आवेश घनत्व को जो है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर Q बाई, अब यहाँ यल था, यहाँ पर क्षेत्र पृष्ठ है तो पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा तब
सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q बाई ए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, कूलाम प्रति, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो अब हो गया आपका पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया वो पृष्ठ आवेश घनत्व। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q बाई ए। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल एकांक हो गया तो आवेश की मात्रा ही क्या बन जाएगी सिग्मा बन जाएगी। यही परिभाषा में भी बोला है, यही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आयतन आवेश घनत्व। क्या आता है वो तीसरा पॉइंट आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। ये अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो आयतन आवेश घनत्व में बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पृष्ठ लिए थे, यहाँ लंबाई लिए थे केवल तो तार था, यहाँ लंबाई चौड़ाई दोनों लिए तो पृष्ठ हो गया। यहाँ पर क्या लेंगे कोई पिंड ले लेंगे। तो जब कोई पिंड ले लेंगे, ठीक है ना, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ जाएगी, ठीक है ना। तो कोई पिंड ले लेंगे त्रिविमीय आकृति का, ठीक है ना। तो यहां पर जहां पर आप क्या लिख रहे थे तार लिख रहे थे, यहां पृष्ठ लिख रहे थे, तो किसी पिंड का, अब पिंड जो भी होगा उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगी, तो लिखेंगे अच्छा किसी वस्तु को ले लो, हर वस्तु में लगभग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, तो लिखेंगे किसी वस्तु या किसी पिंड, जो भी आप लिखना चाहें, किसी ठोस पिंड, किसी ठोस पिंड, किसी ठोस पिंड के अब प्रति एकांक आयतन हो जाएगा के प्रति एकांक आयतन, एकांक आयतन में किसी ठोस पिंड के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को एकांक आयतन में, अब आयतन पर, ठीक है, आयतन में लिखो चाहे पर लिखो, आयतन पर लिख लो क्योंकि आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, तो यहां पर लिखना सही रहेगा। किसी ठोस पिंड के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, मात्रा को उस पिंड का, उस पिंड का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये तीनों चीज अगर आपको पता रहेगी तो आप प्रयोग कर पाएंगे, अनुप्रयोग लिख पाएंगे। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये हो गया वो, ये हो गया। अतः इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे रो से। अब भाई आयतन वाला घनत्व तो हम हमेशा रो से प्रदर्शित करते हैं, चाहे द्रव्यमान का हो और चाहे पृष्ठ आवेश का हो। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसे रो से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किसी ठोस पिंड के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस पिंड का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तीनों में एक ही चीज है, इसमें प्रति एकांक लंबाई पर आवेश है, इसमें प्रति एकांक पृष्ठ
या क्षेत्रफल पर है। इसमें क्या है, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अतः रो बराबर क्या हो जाएगा, अतः रो बराबर हो जाएगा Q बाई, अब आयतन है ना तो V, प्रति एकांक आयतन का है तो V का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा रो बराबर Q बाई V। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, अब आयतन का मात्रक प्रति मीटर क्यू, प्रति मीटर क्यू। तो ये तीन चीज हो गई आपकी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग नहीं आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला चीज है रेखीय आवेश घनत्व, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम उस पृष्ठ का उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q बाई L, कूलाम प्रति मीटर। दूसर का है पृष्ठ आवेश घनत्व, इसमें बस वहां तार की जगह पृष्ठ कर देंगे। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई A, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। फिर आता है आयतन आवेश घनत्व, किसी ठोस पिंड के प्रति एकांक क्षेत्रफल के, ठोस पिंड लोगे तब न आयतन आएगा, किसी ठोस पिंड के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उस पिंड का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर Q बाई V। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति घन मीटर। ठीक है ना, तो चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया, इसको मिटाया जाए। इसको मिटाते हैं भाई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो आ जाइए, आज हम लोग अगला टॉपिक, इसमें दिखाई दे रहा है ऊपर, अच्छा और मात्रा कट रहा है, चलो भाई नीचे लिखते हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के, अब तो आ रहा है ना, हाँ ठीक है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ये आपका ये है, ठीक है ना, हेडिंग। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी कहां कहां गॉस का नियम लगाया जाता है। हमने आपको बताया है कि गॉस के नियम के सहायता से गॉसियन पृष्ठ खींच करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गॉस का जो नियम है ना, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ही लगाया जाता है। तो हम अभी क्या करेंगे, अगर हम मानेंगे कि माना अनंत, आपका पहला हेडिंग जो है ये है अनंत लंबाई, ये आपके सिलेबस में भी है और 70% में भी है। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, ये हेडिंग है आप लोग का, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित तार के कारण ये, हाँ तार के निकट है, आवेशित तार के निकट, तार के
निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बड़ा लंबा हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चलिए ये आज आप लोग की हेडिंग है, एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, काफी लंबा हेडिंग है। जैसा कि इसका हेडिंग ही लंबा है तो इसका डेरिवेशन भी लंबा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत लंबा डेरिवेशन नहीं, इसको बहुत इजी और छोटा डेरिवेशन बना करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लंबा ही पढ़ना था तो फिर मेरे से पढ़ने से क्या फायदा, और कठिन ही पढ़ना है तो हम लोग इस लंबा डेरिवेशंस को छोटा करेंगे, साथ साथ में क्या करेंगे, इसको इजी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो अनंत लंबाई का तार मान लेंगे पहले, ठीक है। इसमें हम मानेंगे, यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, छोटा लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि छोटा नहीं लिखेंगे तो बोर्ड जल्दी भर जाएगा, फिर मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, माना कि ये तो चौक चल ही नहीं रहा है, माना कि एक अनंत लंबाई, एक अनंत लंबाई के तार का रेखीय आवेश घनत्व, अभी जस्ट पढ़े हो वो रेखीय आवेश घनत्व किससे मानते हैं, लैम्डा से ना। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, ये हम मान लेंगे। माना कि एक अनंत लंबाई के तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, तो अब हम क्या करेंगे, तब लिखेंगे, तब लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा वो, Q/L, ये समीकरण नंबर 1 होगा। भाई जब हम अनंत लंबाई के तार का रेखीय आवेश घनत्व तो क्या मान लिए, लैम्डा मान लिए, तो जब लैम्डा मान ही लिए हो तो लैम्डा बराबर Q/L होबे करता है। इसमें कहना क्या है, समीकरण 1 बन गया। अब हम करेंगे, अब पहली बात तो अनंत लंबाई का तार हो तो बना लो, तो हम चलिए इधर तार बना देते हैं। ये आपका है अनंत लंबाई का तार। अब ये मत कहना सर जी ये अनंत लंबाई है, इतना अनंत मैंने ऊपरों अनंत है नीचों अनंत है, कितना भारी तार बनाएंगे। यो सीधा तार है, ठीक है। तो इस पर एक समान रूप से जो है वो धन आवेश चारों तरफ, हर जगह धन आवेश क्या है, विद्यमान है बहू, ठीक है। इधर यहाँ भी और इधर यहाँ भी, हर जगह क्या है, एक समान रूप से धन आवेश इसके अंदर विद्यमान है। तो तरवट थोड़ा तिरछा हो गया है, मजा नहीं दे रहा है, और आप लोग मजे के लिए पढ़ते हो, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा सीधा, लेकिन चलिए अब नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए, जितना हो पाया मैंने कर दिया, आप इसको सीधा समझिएगा, ठीक है। अब देखिए एक अनंत लंबाई का तार है, ये नीचे भी अनंत तक गया है, ऊपर भी अनंत तक गया है, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ नहीं तार है तो रेखीय आवेश घनत्व तो इसका क्या है, लेम्डा है, लेम्डा बराबर है Q/L, ठीक ना। अब हमको इसके निकट एक बिंदु P पर है, ठीक है, तार के निकट कोनो बिंदु मान लीजिए क्या है, P है, यहीं पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जो बिंदु P है तार के निकट, वह वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा बबू, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, माना तार के निकट
स्मॉल तार से स्मॉल आर दूरी पर, तार से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, माना तार के निकट तार से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भाई हमको तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना निकालना है, तो पहले तार मानेंगे, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा मान लेंगे, तो लैम्डा बराबर Q बाई L हो गया। अब हम तार के निकट कोनो बिंदु मानेंगे जहां पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो माना तार के निकट तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पर आपको काम करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन गॉसियन पृष्ठ की विशेषता में हम बता दिए थे कि गॉसियन पृष्ठ कहां से होके जाना चाहिए, कहां से होके जाना चाहिए, बोलिए ना, उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरवा के सममित हम एक गॉसियन पृष्ठ जब खींचेंगे तो एक गॉसियन पृष्ठ आपका इस तरीके का आएगा, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ आएगा। जितना उधर दूरी लेंगे उतना इधर भी ले लेंगे, और ये लाइट आ गई, और ये एक गॉसियन बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो गॉसियन बेलन बन जाएगा। ठीक ना, तो यहां पर ऐसे हो जाएगा। ठीक ना, तो इसके लिए हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसको बांधेंगे, तार के चारों ओर एक बंद पृष्ठ लेंगे, तभी ना ये बंधाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन बेलन, कितने त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का और h ऊंचाई का। बेलन की ऊंचाई कितनी होती है, h, तो ये जो ऊंचाई है इसकी, ये हम कितना ले लिए हैं, h, कितने ले लिए वो, h, और इसकी त्रिज्या कितनी है। अब बिंदु की दूरी r थी तो त्रिज्या भी क्या होगी, r ही होगी। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला समाक्ष, समाक्ष का मतलब जो अक्ष इस तार का है वही अक्ष इस बेलन का भी है। ठीक है ना, तो जैसे तार ऐसी ऐसा है तो बेलन भी ऐसी ऐसा के है, खड़ी खड़ा। ठीक है ना, तो बेलन का अक्ष और तार का अक्ष एक ही होगा, तो इसको बोलते हैं समाक्ष। समाक्ष माने दोनों का अक्ष क्या है, समान है। तो इसके लिए हम बिंदु P से गुजरने वाला एक समाक्ष गॉसियन बेलन, अब ये जो बेलन, ये बेलनाकार जो पृष्ठ लिए हो, ये गॉसियन पृष्ठ बन गया क्योंकि ये बंद है। ठीक है ना, इसके लिए एक समाक्ष गॉसियन बेलन क्या करते हैं, गॉसियन बेलन खींचते हैं। गॉसियन बेलन, एक समाक्ष गॉसियन बेलन, यह समाक्ष नहीं, पहले यह ऊंचाई भी लिखना है ना, इसके लिए हम यच ऊंचाई का
एक समाक्ष गॉसियन बेलन खींचते हैं, ठीक ना। तो समाक्ष गॉसियन बेलन जब खींच लेंगे तो बेलन की वक्र पृष्ठ की जो दूरी होगी, बिंदु तार से जो बिंदु P की जो दूरी है वही हर जगह बेलन की क्या होगी, दूरी होगी। तो सममित है ना यह बेलन जो है यह तार के चारों ओर सममित है। जो स्रोत है तार, इससे इसकी दूरी यहां पर हर पृष्ठ की क्या है, बराबर है। ये वाला पृष्ठ हम अभी नहीं लेंगे, उसकी गणना ही नहीं होगी क्योंकि इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर लिखेंगे बेलन के सममित के कारण बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी, तीव्रता E समान होगी। हम ये भी मान ही लिए हैं, E क्या होगी, समान होगी। क्यों समान होगी कि जितना यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतने यहां पर होगी, उतने यहां पर, क्योंकि दूरी सबकी क्या है, समान है। तो जब सूत्र लगाएंगे E बराबर 1/4πε0 Q/r², तो Q भी समान है और दूरी भी समान है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस पूरे वक्र पृष्ठ पर, जितना भी ये वक्र पृष्ठ होगा उस वक्र पृष्ठ पर क्या होगी, हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी, क्योंकि यह सममित है स्रोत के। ठीक है, तो यहां तक बात जब समझ में आ गई कि तार के निकट हम बिंदु P मान लेंगे r दूरी पर, वहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फिर बिंदु P से होकर के हम क्या करते हैं, एक समाक्ष गॉसियन बेलन खींच लेते हैं। कितनी ऊंचाई का, h ऊंचाई का। ठीक है, इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। अब चलिए यहां पर हम एक इसी पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या लेंगे, dA लेंगे। क्या लेंगे, एक बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या ले लेंगे, dA ले लेंगे। तो यहां ये बिंदु P था और इसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव क्या ले लेंगे, dA ले लेंगे। ठीक है ना। तो अब मानेंगे, माना, यहां से पैरा चेंज हो जाएगा। तो माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव, एक लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। ये बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव छोटा सा, पूरा वक्र पृष्ठ है बेलन का, लेकिन हम पूरा वक्र पृष्ठ नहीं ले रहे हैं, छोटा सा क्या ले रहे हैं, क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं। तो क्षेत्रफल अवयव से ये धन है ना, तो बेलनवा जो तरवा है इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बेलनवा की पृष्ठवा को चीर चीर के निकलेंगी। ठीक है ना, यहां से कैसे निकलेंगी, चीर चीर के निकलेंगी। तो अब जब यहां से भी वैद्युत बल रेखा निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, यहां से भी, इधर चारों तरफ, तो ऐसे जो घेरा बनाए हो, वक्र पृष्ठ बनाए हो बेलन का, तो ये तरवा से धन आवेश है, तो इससे वैद्युत बल रेखा इधर भी गुजरेगी, इधर भी गुजरेगी, इधर भी गुजरेगी, पीछे की तरफ भी गुजरेगी। तो यहाँ पर जब छोटा सा पृष्ठ लोगे तो उसमें से जितनी वैद्युत बल रेखा गुजरेगी वह वैद्युत फ्लक्स होगी। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हाई छोटा सा पृष्ठ लिए हैं,
तो छोटका पृष्ठवा से कितनी वैद्युत बल रेखा गुजरेगी। तो यहां पर लिखेंगे तब पृष्ठ अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई होता है, कल ही बताए थे। तो डी फाई बराबर सूत्र भी बता दिए थे, ई डॉट डी ए। क्या होता है? ई डॉट डी ए। तो डी फाई ई बराबर यहां पर एक चीज और हो जाएगा, ई डी ए कास थीटा। आकाश थीटा के जगह यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस आवेश से जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी सीधे पार करके जाएगी। अब वहीं पे डीए है, डीए का क्षेत्रफल वेक्टर भी उसके तल के क्या होगा? लंबवत होगा। यहां पर आप इस चीज को समझिए, जैसे मान लीजिए ये हम आपको ये बेलन है, ठीक ना। तो यहां पर ये तार है, इस तार से जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी सीधे कूच करके इसको बाहर निकलेगी। तो जब बाहर निकलेगी तो ऐसे निकलेगी कि नहीं? ऐसे निकलेगी। ये जो क्षेत्रफल छोटका सा डीए हो, इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी तल के क्या होगा? लंबवत होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर डीए की भी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, दोनों की दिशा जो है क्या होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। यहां पर ई की जो दिशा होगी, यहां पर ई भी लिखना था, ई की जो दिशा होगी ना वो भी इधरिये होगी। ये ई, ये डीए हो गया, यहां से दोनों लिख दो, ये डीए और ये हो गया ई। ये दोनों की दिशा एक ही तरफ होगी इस क्षेत्रफल वेक्टर पर। ठीक है, कट रहा है क्या भाई? कट रहा है, थोड़ा सा देख लो। अब आ गया ना? अब दिख रहा है? थोड़ा सा और कर देते हैं, अब तो दिख रहा होगा। चलिए ठीक है। तो यहां क्षेत्रफल अवयव पर जो डीए की दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, और ई की भी दिशा सीधे वैद्युत बल रेखा चीर करके उसको क्षेत्र को मंद पृष्ठ को छेद करके बाहर निकलेगी। तो उसकी भी दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर थीटा जो है वो ई और डीए के बीच का क्या है? कोण है। तो देख रहे हो दोनों का दिशा क्या है? सेम है। तो जब दिशा सेम है तो क्या होगा भाऊ? कास जीरो हो जाएगा। तो यहां पर बराबर हम क्या लिख देंगे? ई डीए आकाश जीरो। तो बराबर क्या हो जाएगा? ई डीए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अब हम इसको देखो, ई डी फाई बराबर ई डीए, इसको हम लोग दूसरे लाइन में लिखना चाहिए था, डी फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा। फिर तीसरे लाइन में लिखना चाहिए था ई डीए कॉस जीरो अंश, क्योंकि डीए और ई की दिशा क्या है? समान है। ठीक है ना। तो लेकिन हम जगह बचाने के नाते इसको 1 2 3 4 लाइन की चीज एक ही लाइन में लिख दी है। तो आप लोग फेयर बनाते समय इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि डी फाई बराबर ई डॉट डी ए लिखिएगा, फिर नीचे लिखिएगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ई डॉट डी ए बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। फिर उसके नीचे डी फाई बराबर लिखेंगे ई डी ए कॉस जीरो अंश बराबर, फिर उसके नीचे लिखेंगे डी फाई बराबर ई डी ए। तो अंतोगत्वा हम लोगों को मिल गया डी फाई ई बराबर क्या? ई इंटू डी ए। यहां तक बात समझ में आई? चलिए कोई बात नहीं। अब बिंदु ई डी ए हो गया। अब इसको हमको वैद्युत, जहां ई जो है, जहां ई बिंदु P पर क्या है? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और डीए तो क्षेत्रफल वेक्टर है, जानबे कर रहे हैं, इसको लिखाना नहीं है। हमको ईए का मनवा क्या करना है? ज्ञात भी करना है। तो डी फाई ई निकल गया।
छोटका से अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई निकल गया है। तो डी फाई ई अभी छोटका से निकला है, तो पूरे वक्र पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, कितनी गुजरेंगी? तो पूरे बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह 2 पाई आर एल होता है। तो लिखेंगे अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स जब संपूर्ण पृष्ठ से निकालते हैं ना बाबू, तो क्या लेते हैं? फाई ई लेते हैं। अब हम क्षेत्रफल के कारण नहीं ले रहे हैं, क्षेत्रफल अवयव के कारण नहीं ले रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ के कारण ले रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फाई ई, समाकलन कर देंगे ई डी ए का। ये जो ई डी ए आया है ना, ये वेक्टर नहीं रहेगा, ई डी ए हो जाएगा। ई डी ए का क्या कर देंगे? ई डी ए तो रहेगा ही, वेक्टर रहेगा इसमें, ठीक है। अब उसका समाकलन कर देंगे ई डी ए परिमाण। वेक्टर जब डॉट गुणन करते हैं तो वेक्टर हट जाता है ना, परिमाण आ जाता है, तो यहाँ ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए है। तो ई तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पी पर फिक्स होगी कि नहीं होगी? तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिक्स होगी तो अब ई बाहर आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा डी ए। अब समाकलन हो जाएगा डी ए। अब ध्यान से यहां पर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखिए ये ढक्कनवा जो दोनों है ना, ये ढक्कनवा से कोनो वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। यहां से होकर जब वैद्युत बल रेखा निकालेंगे तो ये सारी वैद्युत बल रेखाएं धन से ऐसे निकलेंगी तो वक्र पृष्ठ से होकर के जाएंगी। कोई भी ऊपर के दोनों समतल पृष्ठों से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। केवल किससे गुजरेगी? वक्र पृष्ठ से। पूछे काहे? समतल पृष्ठ पर अगर कोई क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा? ऊपर होगा। क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है? इधर है। तो ई इधर और क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर, तो दोनों का बीच का कोण कितना? 90 अंश। तो जब डी फाई ई निकालोगे इस पर पृष्ठ लेकर के, पृष्ठ अवयव अगर हम इस पर लिए होते तो क्या होता? क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर आ जाता और ई जो है इस दिशा में आ जाता। तो दोनों के बीच में कोण कितना अंश आ जाता? 90 अंश। तो कोण 90 अंश आ जाता, तो वो ई डी ए काश 90 रखते तो पूरा क्या कर देता? काश 90 का मान 0, यानी डी फाई ई क्या हो जाता? 0 हो जाता। यानी यहां पर कोई भी अगर हम छोटा अवयव लेंगे तो उससे कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। वैसे ही इस समतल पृष्ठ पर भी अगर कोई अवयव लेंगे तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर नीचे हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में हो जाएगी। या यहां पर लेंगे तो बाहर और उधर लेंगे तो उस दिशा में। तो यहां ई और डीए के बीच समतल पृष्ठों पर ई डीए परस्पर क्या है? लंबवत हैं। इस नाते वहां से कोई भी वैद्युत बल रेखा समतल पृष्ठों से नहीं गुजरेगी। न ऊपर वाले समतल पृष्ठ से कोई वैद्युत बल रेखा ऊपर जाएगी, न नीचे वाले समतल पृष्ठ से कोई वैद्युत बल रेखा नीचे जाएगी। तो संपूर्ण पृष्ठ से कहने के लिए है कि हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं या संपूर्ण फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स जब हेकरा दोनों से जइबे नहीं कर रही तो हम वक्र पृष्ठ के कारण हम क्या निकाल रहे हैं? फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन डीए का, तो इस डीए का विस्तार केवल किसके लिए करेंगे? वक्र पृष्ठ के लिए। आज जबकि लिखे हैं क्या? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली। हेकरा से जइबे नहीं कर रही है समतल पृष्ठवा से, तो हम वक्र पृष्ठवा से निकाल ले तो वही संपूर्ण हो जाएगा। जैसे मान लो इस वक्र पृष्ठ से 50 फ्लक्स गुजर रही है, तो संपूर्ण पृष्ठ से क्या वो गुजरेगी? 50 + 0 + 0,
50 से न गुजरेगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो दोनों समतल पृष्ठ हैं वहां पर क्षेत्रफल वेक्टर डीए और ई के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। इसी नाते यहां से कोई वैद्युत फ्लक्स ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे वाले पृष्ठ समतल पृष्ठ से नीचे जाएगी। तो कहेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ से निकाल रहे हैं, लेकिन निकालेंगे खाली किस से? वक्र पृष्ठ से निकालेंगे। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई समाकलन डीए। अब समाकल डीए, अब डीए का विस्तार किसके लिए करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ये इससे गुजरेगा ही नहीं। तो हम वक्र पृष्ठ भर पूरा ले लेंगे, पूरा वक्र पृष्ठ लेंगे, हर दोनों पृष्ठ नहीं लेंगे। तो वक्र पृष्ठ बेलन का कितना होता है? 2 पाई आर एल। तो यहां पर आप लिख देंगे फाई ई बराबर ई गुणे समाकल डीए का मान कितना? 2 पाई आर यल। यल की जगह पर इसमें क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो एच हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है ना? यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है ना? तो यहां पर लंबाई यल लिए हैं, इसको हम लंबाई यल की जगह एच लिए हैं। एच की जगह हमको लेना चाहिए था बेलन की, एच भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको हम कह रहे हैं कि इसको एच की जगह पर क्या कर लें? एल कर लें, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, लंबाई बेलन की हो जाएगी ना, ऊंचाई सही नहीं आ रही है। यल गुजरने वाला एक यल लंबाई का, यहाँ ऊंचाई की जगह क्या लिख देंगे? लंबाई लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लंबाई में आ जाएगा, अच्छा लगेगा। तो और कहीं यल नहीं न था, यहाँ पे यल हो गया। तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब चलिए फाई ई का मान हम लोग क्या कर लिए? निकाल लिए समीकरण नंबर 2 से। ये समीकरण 2 हो गया। अब कहेंगे कि समाकल डीए बराबर 2 पाई आर एल कैसे हो गया? भाई छोटा सा वक्र पृष्ठ पर अवयव लिए थे, उसका विस्तार कर दिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ में है दोनों पृष्ठ वाला लेना ही नहीं था समतल पृष्ठ, तो खाली वक्र पृष्ठ लेना है। तो उसका विस्तार कर देंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठ के लिए। तो बेलनवा का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एल। तो फाई ई बराबर हो गया ई गुणे 2 पाई आर एल। अब यहीं पे हम लगा देंगे परंतु गॉस के प्रमेय से, परंतु अब गॉस चाचा क्या कहते हैं? नहीं, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ये गॉस कहते हैं। परंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर होता है क्यू अपान, दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है। फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का प्रमेय है। अब ये बताइए, ये हम लोग फाई निकाले हैं ई गुणे 2 पाई आर एल, गॉस कहते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों समीकरण, एक 2 है और एक 3 बन गया। अभी दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है। तो समीकरण 2 और 3 से हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से क्या लिखेंगे भाई? समीकरण 2 तथा 3 से राइट हैंड साइड ई गुणे 2 पाई आर एल बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? हमको ई का मान निकालना है, तो है सब बटा में जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 पाई आर यल इंटू गुणे क्यू बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा कि नहीं? होगा ना वो? ये हो जाएगा। चलिए अब इसमें हमको एक चीज और करना है, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें। ठीक है, किसका गुणा कर दें? 2 का। किसका? 2 का। तो है नीचे वहां 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, थोड़ा देखने में सुंदर हो जाएगा। तो 2 का ऊपर नीचे हम गुणा कर दें, मान में कोनो अंतर नहीं आएगा। आएगा वो? नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 2Q।
तो यहाँ पे अब लिखे जगह का समस्या फंसने लगा। ई बराबर, अब देखो 2 का गुणा ऊपरों की है नीचों की है, तो नीचवा क्या हो गया 2 दूना 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिए। देखो 2 पाई या गुणे 2 तो 4 पाई इंटू एप्सिलॉन, और आर और यल लिख रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे 2q/l इंटू आर। ये हो जाएगा ना वो 2q/l। देखो ऊपर से बचा 2q, अब बाई नीचे बचा l इंटू आर, यही लिखे हम। अब बताओ q/l के जगह पर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। समीकरण 1 से लिख दीजिए। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2q/l के जगह पर क्या हो जाएगा लैम्डा बटे आर। 2q/l की जगह लैम्डा लिखे हो तो 2 लैम्डा बटे आर। यही आपका जो है क्या हो जाएगा, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर, जहां लैम्डा बराबर क्या है q/l है, रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक ना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये, और आज आप लोग की क्लास भी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन पढ़ाई करना है तो लंबा, और किसी दिन आप लोग का आधा घंटा ही चल पाता है, तो हमने सोचा कि आज तबीयत थोड़ा ठीक है तो थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं आप लोग का क्लास। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना क्या है, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, माना कि एक अनंत लंबाई के तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा q/l हो जाएगा। अब फिर हम मानेंगे, माना तार के निकट तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो तारवा के निकट एक बिंदु P ले लेंगे r दूरी पर, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब बिंदु P से होकर के एक जाने वाला गॉसियन बेलन, ठीक है, खींचेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक समकक्ष गॉसियन बेलन क्या करते हैं, खींचते हैं, और सममित के कारण इसके बेलन के वक्रपृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी वो क्या होगी, समान होगी। यानी जितना P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना यहाँ पर भी होगी, उतना यहाँ पर भी, उतना यहाँ हर पृष्ठ के हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। तो अब ये चीज तो यहाँ लिख दी है। अब P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव ले लो, वहीं से फ्लक्स निकालेंगे और उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु माने छोटा, क्षेत्रफल अवयव मतलब पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग। तो माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है, क्या है, dA है। तो क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो अब कुछ करना नहीं है, बस क्षेत्रफल अवयव जैसे मानोगे, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E, आइए हम सूत्र बताए थे, d फाई E बराबर होता है E डॉट dA, I डॉट dA बराबर होता है E dA cos थीटा। अब यहाँ थीटा कितना है, 0 अंश है, क्योंकि E और dA वक्र पृष्ठ पर समान दिशा में है। तो E dA cos 0 यानी E dA हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। तो E dA cos 0 का मान 1 रख देंगे तो E dA हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटका के कारण, छोटे से क्षेत्रफल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं। अब हम पूरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई निकालेंगे। तो फाई निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ई डीए का समाकलन हो जाएगा, विस्तार करना पड़ेगा। ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो फाई ई बराबर ई समाकल डीए हो जाएगा। फाई ई बराबर ई समाकल डीए पूरे वक्र पृष्ठ के लिए इसका हम क्षेत्रफल अवयव का क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। अब कहेंगे सर जी संपूर्ण पृष्ठ लिए थे लेकिन खाली वक्र पृष्ठ का विस्तार कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ उसमें नहीं जोड़ रहे हैं। बहुत संपूर्ण पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव डीए ऊपर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखोगे तो इधर होगी धन से दूर की ओर,
तो जैसे भी होगी दूर होगी तो ये दोनों के बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब 90 अंश हो जाएगा बहू, तो ये क्या होगा, यहां से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगी, उसी तरह से यहां से भी कोई वैद्युत फ्लक्स नीचे की ओर नहीं गुजरेगी। तो इसी नाते हम केवल वक्रपृष्ठ लिए हैं, समाकल डीए जब कर रहे हैं, डीए का समाकलन कर रहे हैं 2 पाई RL लिख दिए, ठीक ना। परंतु गॉस के प्रमेय से हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3। अब गॉस, ये तो फाई हम लोग निकाले हैं, गॉस का प्रमेय कहता है कि ठीक है फाई बराबर जो होता है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये फाई और ये फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और ई का मान निकालना है तो इस सबको पक्षांतर कर देंगे। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर ये जाएगा तो 1/2 पाई RL हो जाएगा, ये क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट था ही, तो यहां हम ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। तो ये नीचवा वाला 2 पाई गुणे 2 कर दिए तो 4 पाई हो गया, एप्सिलॉन 0 यहां ले आ दिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 क्यू, ऊपर 2 का गुणा करवे किए थे तो 2 क्यू बटे एल और आर बचा है, तो क्यू बटे एल की जगह पर क्या लिख दिए हैं, लैम्डा लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, लैम्डा लिख दिए हैं। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। यही अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, सूत्र है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग के काम का है, कोर्स को जल्दी जल्दी कवर करना है। किसी दिन तबीयत नहीं ठीक रहता है, नहीं क्लास चल पाता है, तो आज की ये जंबो क्लास देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए, सभी लोग सहयोग करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और हम आप लोग का पढ़ाई में सहयोग करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।